दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 40 क्वेश्चंस फेमस प्लेराइट, पोइट एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट 1 है और देखते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हमें आते हैं। ठीक है, तो ये हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। यहाँ पे आपको कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा, आपका जरूर रिविजन होगा। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। शेक्सपियर्स फर्स्ट चाइल्ड सुसाना वॉज बोर्न ऑन 1583। जो शेक्सपियर का जो फर्स्ट चाइल्ड था, जो पहली बेटी थी जिसका नाम था सुसाना, उसका जन्म हुआ था 1583 में, 1583 में। इन 1585 ट्विंस वर बोर्न एंड नेम्ड हैम्लेट एंड जूडिथ। और 1585 में उनके दो बच्चे हुए थे जुड़वा, जिनका नाम था हैम्लेट एंड जूडिथ। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर सी ही होना चाहिए, ए एंड बी, और इसका आंसर सी ही है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेज डिड चौसर नो। चौसर को कितनी भाषाएं आती थी? जोफ्री चौसर को कितनी भाषाएं आती थी? तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए 4, और 4 ही इसका आंसर है। इन विच लैंग्वेज द स्टोरीज ऑफ कैंटरबरी टेल आर रिटन। देखिए जो इनका एक वर्क है जोफ्री चौसर का, जो द कैंटरबरी टेल्स, जो उनका एक ग्रेटेस्ट वर्क है, तो देखिए ये मिडल इंग्लिश में है। ठीक है, मिडल इंग्लिश में है ये वर्क इनका। हालांकि जोफ्री चौसर ने देखिए फ्रेंच में भी लिखा है, लैटिन में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, लेकिन इनका जो वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, ये इंग्लिश में है, मिडल इंग्लिश में। और देखिए ये एक उसमें जो एक यात्रा पर जा रहे थे, पिलग्रिमेज पर जा रहे थे, तो वो किसकी थी? सेंट थॉमस ऑफ बैकेट की वो यात्रा पर जा रहे थे। कितने पिलग्रिम्स थे? 29 पिलग्रिम्स थे। 29 पिलग्रिम्स वर देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Of which poet was it said, even if he is not a great poet, he is certainly a great something। अब देखिए ये किसके बारे में कहा गया है, तो मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, सो आई नीड टू चेक द आंसर। देखिए किपलिंग के बारे में ये कहा है, ऑफ विच पोइट वॉज इट सैड इवन इफ ही इज नॉट अ ग्रेट पोइट ही इज सर्टेनली अ ग्रेट समथिंग। देखिए अगर वो ग्रेट पोइट नहीं है तो सर्टेनली वो कुछ तो बड़ा है, कुछ तो ग्रेट है। और देखिए आई थिंक रुडियार्ड किपलिंग होंगे। रुडियार्ड किपलिंग का देखिए, रुडियार्ड किपलिंग को 1907 में क्या मिला है? नोबल प्राइज मिला है। NOBLE नोबल प्राइज मिला है। किसको मिला है? ये रुडियार्ड किपलिंग को मिला है 1907 में। और देखिए सॉरी, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा वर्क है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम है, जिसका नाम है इफ़। अगर आपने वो पोयम नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़िएगा। वो पर्सनली मुझे पोयम बहुत ही अच्छी लगी, तो आप भी उस पोयम को पढ़ सकते हैं। इफ़ पोयम का नाम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वाई डिड पोइट्री क्वार्टरली सीज पब्लिकेशन इन 1953। ठीक है, वाई डिड पोइट्री क्वार्टरली, तो देखिए यहाँ पे ना ये पोइट्री क्वार्टरली कोई मैगजीन हो सकती है, सीज पब्लिकेशन इन 1953। ओनर कन्विंस्ड ऑफ फ्रॉड, फेल्स इन सेल्स, राइज इन टैक्सेशन ऑन मैगजीन्स, शॉर्टेज ऑफ पेपर। सो आई डू नॉट नो, मे बी आंसर मे बी सी। नहीं, इसका आंसर एक है, ओनर कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड। अब देखिए जो उनका ओनर था, उनका कुछ फ्रॉड व्रॉड का कुछ हुआ होगा उन पर चार्ज, तो इसलिए जो पोइट्री क्वार्टरली थी वो सीज हो गई थी। कब? 1953 में। आगे देखते हैं। इन व्हाट फॉर्म डिड डायलन थॉमस अंडर मिल्क वुड फर्स्ट बिकेम नोन। अब देखिए डायलन थॉमस का जो वर्क है अंडर मिल्क वुड फर्स्ट बिकेम नोन, तो देखिए बुक ऑफ पोइट्री थी ये, अ रेडियो प्ले था, ए स्टेज प्ले था, एक शॉर्ट फिल्म थी। तो इट शुड बी अ स्टेज प्ले, बट इट इज़ अ रेडियो प्ले। देखिए डायलन थॉमस का एक वर्क है अंडर मिल्क वुड, तो देखिए ये क्या है? एक रेडियो प्ले है ये। ठीक है, हमें इसको याद रखना है, क्या है? एक रेडियो प्ले है। आगे चलते हैं। टेड ह्यूजिस वॉज मैरिड टू विच अमेरिकन पोइटेस। अब देखिए टेड ह्यूज की जो शादी होती है वो किससे होती है? तो देखिए एक अमेरिकन पोइटेस थी, उनका नाम है सिल्विया प्लैथ, ये उनकी वाइफ थी। और दोस्तों देखिए आपको एक चीज़ और जान लेनी है, तो ये कैसी पोइटेस हैं? ये कन्फेशनल पोइटेस हैं। CONFESSIONAL, कन्फेशनल पोइटेस हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और जान लेनी है। देखिए जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी, तो वहाँ पे उनके सिलेबस में दिया हुआ है कमला दास। ठीक है, तो कमला दास की जो तुलना की जाती है वो सिल्विया प्लैथ से ही की जाती है। ठीक है, जैसे कमला दास एक कन्फेशनल पोइट हैं, ठीक है, वैसे ही जैसे सिल्विया प्लैथ एक कन्फेशनल पोइट हैं, वैसे ही कमला दास भी इनकी तरह ही एक पोइट हैं।
तो देखिए कमला दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ससून एंड ब्रूक रोट व्हाट काइंड ऑफ पोइट्री। देखिए ससून ने और ब्रूक ने किस तरह की पोइट्री लिखी है। तो देखिए उन्होंने लाइट वर्स लिखी है, रोमांटिक लिखा है, पॉलिटिकल स्टाइल लिखा है और ये वार पोएम्स। तो इन माई रेट वार पोएम्स होना चाहिए इसका राइट आंसर। और देखिए इसका यही आंसर है, जो ससून और ब्रूक ने वार पोएम्स लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं वो वार से रिलेटेड लिखी हैं। वट इज अ फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स कोल्ड। तो देखिए इसको लाइमरिक बोलते हैं। आई नो द राइट आंसर ऑफ इट। ये लाइमरिक है। ठीक है, देखिए सेक्सटेट में क्या होता है, इसमें 6 लाइन होती हैं। और देखिए पैलिंड्रोम जानते हैं क्या होता है। देखिए पैलिंड्रोम, इसको मैं जानता हूं तो आपको बता सकता हूं। देखिए पैलिंड्रोम हम ऐसे शब्दों को या फिर ऐसे वर्ड को बोलते हैं जिनको आगे और पीछे से सेम पढ़ा जाता है। ठीक है, पैलिंड्रोम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रेस कार, RACE, रेस, CAR। ठीक है, अब इसको पढ़ के देखिएगा, ये पैलिंड्रोम है। देखो पीछे से पढ़ते हैं इसको, यहाँ से R, इधर भी R था, A, यहाँ भी A है, CE, देखो RAC, अभी पीछे सेम चल रहा है। और उसके बाद देखेंगे E, रेस, CAR। तो देखिए पैलिंड्रोम वो शब्द होते हैं जिनको आगे और पीछे से एक साथ पढ़ा जाता है। एक्रोनियम के बारे में आप जानते होंगे, ACRONYM। एक्रोनियम क्या होता है। एक्रोनियम देखिए उनको बोलते हैं जिनमें मतलब कि जैसे कोई किसी संस्था का नाम है, जैसे WHO। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। लेकिन इससे हमने एक शॉर्ट वर्ड बना दिया है WHO। ये जब भी WHO होता है इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए। और दोस्तों देखिए एक चीज़ और जान लीजिए आप, जैसे कि ना आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, ये मतलब कि अ सेंटेंस इन विच वी फाइंड ऑल द लेटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। मतलब कोई भी हमारी एक भाषा है, उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, जितने भी उसमें लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी अगर उस सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूँ। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब दोस्तों आप यहाँ पे चेक करेंगे, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे हमारे 26 लेटर्स होते हैं। तो वो 26 लेटर्स ही इसमें आए हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वो 26 लेटर्स आए हुए हैं जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। A to Z इसमें सभी लेटर्स आए हैं। तो दोस्तों जब कोई हमारा इस तरह का सेंटेंस होता है ना, तो उसके लिए भी हमारा एक पर्टिकुलर टर्म होता है। वो क्या टर्म होता है आप उसको मुझे बताइएगा, और मतलब आप उसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता होता है तो मैं उसको आपको बाद में, मतलब वीडियो के लास्ट में या फिर बाद में कमेंट करके मैं आपको उसका सही आंसर दे दूंगा, राइट। या फिर इसको मैं वहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे भी टाइप कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स। देखिए जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइन लिख हो गया यहाँ पर। नंबर 10 है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम दैट बिगेन्स दस। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम दैट बिगेन्स दिस। अब उस पोएम के टाइटल का नाम क्या है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, मतलब जो पोएम इससे शुरू होती है इस लाइन से, उसका नाम क्या है। तो ये देखिए हमें नहीं पता है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम दैट बिगेन्स दस, तो आई डू नॉट नो। सो मे बी रिलैक्सेशन। लेजर इसका पोयम है। देखिए लेजर है इसमें, लेजर, तो इसमें लेजर है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्लीट दिस शेक्सपियरियन लाइन, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ब्रिंग इम्पेडिमेंट्स। इसमें आएगा इम्पेडिमेंट्स आएगा, ये मुझे आता है। ठीक है, इम्पेडिमेंट्स इसमें राइट आंसर होगा, सो आप इसको लगा सकते हैं। देयर वॉज अवेयर ऑफ हर ट्रू लव एट लेंथ कम riding by. This is a couplet from the Bailiff's Daughter of Ilsington, Islington,
व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज बाय द पोइट। तो देखिए यहाँ पे किस फिगर ऑफ स्पीच को पोइट के द्वारा यूज किया गया है, तो इसमें एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देयर वॉज अवेयर ऑफ अ ट्रू लव एट लेंथ कम राइडिंग बाय। सो देखिए इसमें मे बी आयरनी हो सकती है बट नॉट श्योर, मुझे नहीं पता है। सो इसमें सिनेक्डोकी है। अब देखिए सिनेक्डोकी क्या होता है, ऑल फॉर लव, लव फॉर, देखिए पार्ट फॉर लव, होल फॉर पार्ट, ठीक है। तो होल फॉर पार्ट, पार्ट फॉर होल, तो ये होता है सिनेक्डोकी। और देखिए सिनेक्डोकी ये किसकी एक फेवरेट डिवाइस है, तो आई थिंक ये रॉबर्ट फ्रोस्ट की है, ठीक है। ये रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक फेवरेट डिवाइस है, ठीक है। बट इसको काउंटर चेक कर लीजिएगा। What is study of meter? What is study of meter rhythm and intonation of a poem called? तो देखिए इसको हम बोलते हैं प्रोसिडी बोलते हैं इसको। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोसिडी होगा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं छंद शास्त्र। Who has defined poetry as a fundamental creative act using languages? तो देखिए यहाँ पे हु हैज डिफाइंड पोइट्री एज फंडामेंटल क्रिएटिव एज यूजिंग लैंग्वेजेस। तो देखिए पोइट्री को एज अ फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट किसने कहा है, तो W.H. लॉन्गफेलो, राल्फ वोल्डो एमर्सन, डेलन थॉमस, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो आई डू नॉट नो द राइट आंसर बट मे बी राल्फ वोल्डो एमर्सन, बट इट्स आंसर इज डेलन थॉमस। तो देखिए इसका आंसर क्या है, डेलन थॉमस है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोवर्ब। इनमें से देखिए कौन सा उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल प्रोवर्ब का है, ठीक है। गेट अ स्टेक इन अवर बिजनेस, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, द स्नो वॉज वाइट एज कॉटन, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। तो इनमें से कौन सा एक प्रोवर्ब का उदाहरण है। देखिए यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, सो मे बी गेट अ स्टेक इन अवर बिजनेस मे बी हो सकता है, और बी ही है इसका आंसर, ठीक है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। द थीम इज, थीम क्या है, अपलोड होती है, एन करेक्टर होता है या एन एड्रेस होता है, द पॉइंट अ राइटर इज ट्राइंग टू मेक अबाउट अ सब्जेक्ट। तो देखिए थीम क्या होता है, तो इन माई रेट डी इसका आंसर होना चाहिए, डी ही इसका आंसर है। थीम क्या होती है, द पॉइंट अ राइटर इज ट्राइंग टू मेक अबाउट अ सब्जेक्ट। वॉट इज द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स। अब देखिए इसके लिए पन होता है भैया, पन होता है, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, मुझे आता है अच्छे से। देखो पन, जैसे मैंने कहा स्टेबल, STABLE स्टेबल। अब स्टेबल मीन्स दो होते हैं, एक तो आप स्टेबल जानते हैं क्या, जो यानी कि जो ड्यूरेबल होता है, जो काफ़ी समय तक रुक सकता है, और दूसरा होता है स्टेबल अ प्लेस वेयर वी कैप्ट हॉर्सेज, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। इन व्हाट वी से दैट इन हिंदी घुड़साल, जिसे हम हिंदी में घुड़साल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड और लिखा है इससे जुड़ा हुआ, जो पन से जुड़ा हुआ है आपका, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर होमवर्क। अब देखिए होमवर्क से यहाँ पे क्या आप समझते हैं, होमवर्क देखिए एक होमवर्क तो वो होता है जो आपका घर का गृह कार्य होता है, जो आप घर पे काम करते हैं, लेकिन एक होमवर्क बच्चों को स्कूल से भी दिया जाता है, ठीक है। एक होमवर्क बच्चों को स्कूल से भी दिया जाता है। जैसे देखिए सेकंड, SECOND सेकंड, ये भी आपका पन है, कैसे समझ लेते हैं। देखिए एक तो होता है सेकंड मीन्स दूसरा, सेकंड मीन्स क्या होता है, दूसरा होता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड जो दूसरे नंबर का है। और एक सेकंड क्या होता है, एक सेकंड होता है टाइम, यानी कि जैसे 60 सेकेंड्स मेक अ मिनट, 60 सेकंड से 1 मिनट बनती है हमारी। तो एक तो हमारा होता है सेकंड यानी कि दूसरा, और एक होता है मिनट। तो ये सभी क्या है, हमारे पन के उदाहरण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और यहाँ पे जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या फिर जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको वो भी समझ में आ रहा होगा। आगे करते हैं। हु रोट द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल किसने लिखा है, तो देखिए ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, इसको सब जानते हैं, मीन्स दुनिया जानती है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन द ईयर, तो देखिए 1564 कहाँ पर है उसको हम देख लेते हैं। यस यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पे आप जान लीजिए, अगर आपने नाम सुना है फ्रांसिस बैकन का, FRANCIS, फ्रांसिस बैकन का नाम अगर सुना है आपने, तो देखिए फ्रांसिस बैकन का जन्म होता है 1561 में, यानी कि विलियम शेक्सपियर से 3 ईयर पहले उनका जन्म होता है। इनकी डेथ कब होती है, 1626 में होती है,
ठीक है। और विलियम शेक्सपियर की कब होती है, तो देखिए इनकी होती है 1564 में, तो इनका जन्म हो गया, 1616 में इनकी डेथ होती है। ठीक है भाई, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा यहाँ पे, देखिए एक 1564 में एक इंसिडेंट और है, ये गलत हो गया, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। देखिए 1564 में एक इंसिडेंट और होता है, हालांकि वो बहुत लाइट इंसिडेंट है, मतलब इंसिडेंट तो नहीं है, वहाँ पे एक जो वहाँ पे टर्म है वो कोइन हुई थी, तो वो मुझे अच्छे से रिलेट करती है, क्योंकि मैंने उसको विलियम शेक्सपियर से उसको रिलेट कर लिया है। तो जब भी मुझे ये डेट सामने आती है, मुझे वो पॉइंट भी याद आ ही जाता है। सो मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए आपने एक टर्म सुनी होगी जो बुक्स के लिए होती है, और जिसका नाम है द टर्म कैटालॉग, CATALOGUE। अब देखिए कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग होता है भाई, आपको मैं कैटलॉग क्या होता है, देखिए आप कहीं जो लाइब्रेरी होती है या फिर कहीं बुक स्टोर होता है, आप वहाँ पर जाकर के विजिट करते हैं, राइट। तो वहाँ पर देखिए जो बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड दुकानें होती हैं, उनमें क्या होता है, वहाँ पे आपको कैटलॉग दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी किताबें होती हैं, जो भी उनके पास सामान होता है, वो उसमें सब लिखा हुआ होता है, और पार्टिकुलरली आप उसी जगह पहुंच सकते हैं जहाँ पे वो सामान रखा हुआ है, ठीक है। उसमें लिस्ट भी होती है और वहाँ पे वो जगह भी होती है कि यस वो सामान या वो किताबें उस तरफ है, तो उसको बोलते हैं कैटलॉग। अब देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 1564 जो यहाँ पे ये ईयर आई है, आप उसको समझिएगा। देखिए ये जो टर्म है ना, इस टर्म को दिया था जॉर्ज विलर ने, तो देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। ये टर्म किसने दी थी, जॉर्ज विलर ने, ठीक है भाई। ओके, चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रोट हिस्टोरिकल नॉवेल्स, अब इनमें से किसने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे हैं, अब देखते हैं। जेन ऑस्टिन एंड चार्लोट ब्रोंटे, सर वॉल्टर स्कॉट एंड मैरिया एजवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टायलर कोलरिज, मैरी सैली एंड पर्सी बिशी सैली। देखिए जेन ऑस्टिन एंड चार्लोट ब्रोंटे ने तो नहीं लिखे हैं, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने तो जैसा मुझे याद आ रहा है, इन्होंने डोमेस्टिक लिखे हैं, जो घरेलू होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए सर वॉल्टर स्कॉट का नाम जाना चाहिए, मैरी एजवर्थ का नाम जाना चाहिए, तो इन माई रेट दिस शुड बी, और यही इसका आंसर है, ठीक है, सर वॉल्टर स्कॉट एंड मैरिया एजवर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ में आए होंगे, और जो आगे के 20 क्वेश्चन हैं उसको हम आगे रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।